हम लोग बात करेंगे बेसिक रूप से 10th क्लास के छठे यूनिट पे, और ये यूनिट है क्या, त्रिभुज। ठीक है, शीर्षक। और इसमें बहुत सारे मतलब प्रमेय भी है, प्रमेय पे आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न भी है, और त्रिभुज पे रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन है। तो हम आज बात करेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। बेसिक रूप से बात करेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। जैसे तीन भुजा क्या होता है कि जैसे कोई भी क्षेत्र की बात करें, तीन भुजा से बस घिरा हुआ होना चाहिए। ऐसे भी हो सकते हैं, कोई भी मतलब होना चाहिए। तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। चाहे वो इस तरह का भी हो, किसी भी तरह का होना चाहिए, बस तीन भुजा होना चाहिए। और तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। और फिर जैसे बोले चार भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज बोलते हैं। तो इस तरह से जितने भुजा से घिरे हुए रहते हैं तो लगभग उसी, जैसे पांच भुजा से तो पंचभुज बोलते हैं। तो ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बेसिक रूप से इस यूनिट का नाम था त्रिभुज। तो इसमें बात कर लिए त्रिभुज क्या होता है। पहले क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है ना मेन रूप से आता है बात, जैसे कि समरूप और सर्वांगसम। समरूप और सर्वांगसम क्या होता है, तो बात करते हैं। जैसे समरूप क्या होता है, समरूप और सर्वांगसम दोनों में अंतर है, एक ही नहीं है कि समरूप और सर्वांगसम हम एक ही बोल देंगे। जैसे समरूप पे बात करें तो जैसे कोई भी, जैसे सारे हम लोग इंसान, सारे लड़के समरूप होते हैं। मतलब इसमें सारे जो है अगर देखा जाए तो नॉर्मली सारा गुण नेचर क्या होते हैं, सब समान होते हैं। ठीक है, तो ऐसे चीज़ जो मतलब समान दिखे, सारा अंग बराबर ना हो लेकिन देखने में एक जैसे हो। जैसे कोई भी वृक्ष में बात करें, जैसे आम का पौधा बात करें, उसमें जितना भी आम लगा हुआ रहेगा पेड़ में, तो सारे आम क्या हैं, वो सारे आम हो जाएंगे समरूप। क्योंकि उसका देखिए आम का जो होगा, सारे डिजाइन सारे आम का क्या होगा, एक ही तरह का होगा। मानते हैं कि उसका जो साइज है, वेट है, वो क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन वो देखने में क्या एक जैसे होते हैं। जो सारे जो फिगर जो देख के, जैसे या भी कोई चीज़ कोई वस्तु अगर देख के एक तरह का लग रहा है तो वो क्या है, समरूप है। ठीक, और अगर बात करें कि सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांगसम कहने का मतलब सर्व अंग सम, यानी कि कोई भी चीज़ का अगर बात करें टोटली अंग अगर समान है तो उसको बोलेंगे क्या, सर्वांगसम। जैसे बात करते हैं कि सर्वांगसम होता क्या है, तो कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ में अगर दो चीज़ों को देखें और दोनों का अंग, सारा अंग अगर मिला के देखें तो सारा चीज़ एक तरह का है, कहीं भी कोई फॉल्ट नहीं है, तो उसे चीज़ को हम बोलेंगे क्या, सर्वांगसम। समरूप क्या होता है कि एक तरह से जो दिखे तो उसको अगर नॉर्मली हम क्या बोल देते हैं कि समरूप है। ठीक है, और इसको सर्वांगसम ऐसे नॉर्मली अगर बोले किसको, जिसका सारा अंग हर जगह से क्या हो, बराबर हो, उसी को क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। तो इसका ये अब हम बात की मौखिक रूप से ये सब चीज़ की किसको बोलेंगे ऐसे नॉर्मली। अब जैसे अगर बात करें कि बुक के आधार पर क्या कैसे कैसे दिया कि किसको हम बोलेंगे समरूप और किसको बोलेंगे सर्वांगसम, तो उसको देखें। सबसे पहले अगर बोले कि कोई दो फिगर या कोई दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, कोई जब मतलब त्रिभुज कोई दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब दोनों त्रिभुज में अगर बात करें, जब दोनों त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात क्या होंगे, समान होंगे, समान होंगे। और अगर बात करें क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बस। अगर कोई भी दो त्रिभुज का एग्जांपल जैसे बात करें, कोई ये त्रिभुज है, ठीक है, ठीक, इसी तरह के कोई बड़ा त्रिभुज है। ठीक, देखने में देखिए दोनों का आकृति क्या सेम तरह से लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। हम क्या बोले थे, बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन देखने में एक तरह से होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। तो समरूप कहने का क्या मतलब, इसका दो होता है। देखिए कभी कभी पूछ देता है कि समरूपता के नियम को लिखें, और ये अगर नियम आप लिख के आ जाते हैं ना, तो आपको बिहार बोर्ड में 2 नंबर में ये पूछता है इस टाइप का कि समरूपता के नियम को लिखें, या किसी भी मतलब दो त्रिभुज को कैसे बोलेंगे कि ये दोनों समरूप है, उसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो उसमें भी आपको लिखना है कि दोनों त्रिभुज का जो भुजा, संगत भुजा क्या होना चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब इसका अर्थ समझते हैं कि दोनों त्रिभुज में संगत भुजा अनुपात क्या होना चाहिए। जैसे ये त्रिभुज का ए बी सी, इसको बोलेंगे ए डैश, इसको बोल सकते हैं बी डैश, इसको सी डैश। कोई त्रिभुज है, ठीक है। अगर बात करें जिसका इसका वैल्यू अगर 2 है तो इसका भी मतलब मान लेते हैं 4, अगर ये 3 तो ये 6, अगर ये 4 है तो ये, अगर ये 5 मान लेते हैं 5 है तो ये कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। कहने का मतलब अगर संगत भुजा क्या होता है, जैसे यहाँ पे ए बी का संगत भुजा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश।
ए बी मतलब ए बी का संगत भुजा क्या यहाँ पे होना चाहिए, ए डैश बी डैश। तो यही इसका क्या है, संगत भुजा। और इन दोनों का जो अनुपात होना चाहिए कैसे मतलब होना चाहिए, हर भुजा के संगत भुजा के अनुपात के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे बात करें कि ये त्रिभुज में ये चीज़ क्या कहता है, तो ये यही कहता है ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे बी डैश सी डैश बराबर क्या बच जाता है, ए सी बराबर ए डैश सी डैश। ये बराबर होना चाहिए, ये जो होना चाहिए संगत भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सबका मान रख के देख लीजिए कि ए बी का मान क्या है आपका यहाँ पे 2, और ये 2 बटे फिर कितना इसका ए डैश बी डैश कितना है 4, बराबर क्या होना चाहिए बी सी का पहले मान देख लीजिए कितना है 3, बी डैश सी डैश का वैल्यू कितना है 6। उसी तरह अगर बात करें ए सी का वैल्यू कितना है 5 और उसका ए डैश सी डैश का वैल्यू कितना है 10 है। सबका अगर कटा के आप देखते हैं तो सबका जो अनुपात आएगा 1/2 आएगा। तो सारे संगत भुजा का जो अनुपात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऐसे चीज पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी दो त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और दूसरा क्या कहता है, संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो संगत कोण क्या कहते हैं, जैसे इसका संगत कोण एक उनका संगत कोण कौन सा हो जाएगा, ए डैश, और फिर बी का संगत कोण क्या होना चाहिए, ये अगर सब मान के चलिए समबाहु त्रिभुज है तो 60 60 60, तो ये सारे जो कोण होना चाहिए क्या बराबर होना चाहिए, ये भी कोण इसके बराबर कोण 1। अगर बात करें इसका नाम देते कोण 1, तो कोण 1 डैश के बराबर होना चाहिए। और ये भी जैसे कोण 2 है तो कोण डैश 2 डैश, और ये अगर 3 कोण इसको माने हैं कोण तीसरा तो इसको 3 डैश बोले। तो इसमें जो होना चाहिए किसके संगत कोण, यानी कोण 1 के बराबर कोण 1 डैश होना चाहिए, कोण 2 के बराबर कोण 2 डैश होना चाहिए, कोण 3 के बराबर कोण 3 डैश होना चाहिए। ये चीज़ कहता है समरूप। कोई भी दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब उसका संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, और संगत कोण का मान क्या होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तब ऐसे चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि वो त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्या, सर्वांग सम किसको कहते हैं। तो वो ऐसे अपने भाषा में अगर बोलचाल के भाषा में देखें तो क्या बोल सकते हैं कि कोई भी जैसे दो त्रिभुज है या उसका जो सारा अंग होना चाहिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए कहीं से। या फिर बात करें तो इतना होना चाहिए कि जैसे आप लोग सिमेट्रिकल पढ़े होंगे कि वो पार्ट मतलब कटने के बाद दूसरा पार्ट ढक जाना चाहिए, उसी को मतलब सर्वांग सम बोल सकते हैं। जैसे कोई एक त्रिभुज है ना, ऐसा ही सेम तरह का एकदम बराबर होना चाहिए कि त्रिभुज को अगर इस पर उठा के रख दिए तो एकदम इसको क्या नीचे वाले त्रिभुज को ढक लेना चाहिए, इस तरह से। यानी सारा अंग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, सर्वांग सम। जैसे आपको बात करें समरूप, एक चीज़ मतलब बताना भूल गए कि कोई भी जैसे त्रिभुज है इसको डिनोट करेंगे कि समरूप ये त्रिभुज जैसे ए बी सी, उसके बाद ये अगर त्रिभुज था आपका ए डैश बी डैश और ये सी डैश, तो ये जो त्रिभुज है समरूप है। तो समरूप कहने का मतलब आपका जनरली चिन्ह क्या दिया रहेगा, ए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश, इस तरह से आपका चिन्ह दिया रहता है। समरूप का चिन्ह जो होता है ये होता है। ठीक है, इस तरह से दिखाया जाए कि ये त्रिभुज समरूप है। अगर बात करें, अब आते हैं क्या, सर्वांग सम क्या होते हैं। समरूप समझ गए होंगे कि कोई भी दो त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और संगत कोण का मान बराबर होना चाहिए। अगर ये आप 2 लाइन याद कर लिए तो इस तरह से आपका 10th क्लास का जो होगा 2 नंबर आने का चांस यहाँ से हो जाता है बिना कुछ मेहनत किए। ठीक, उसके बाद करते हैं क्या, सर्वांग सम क्या होता है। सर्वांग सम कहने का मतलब सारा अंग समान होना चाहिए। कोई भी दो त्रिभुज का जो, अगर त्रिभुज का बात करें क्योंकि त्रिभुज यूनिट में हम पढ़ रहे हैं, तो त्रिभुज का जो सारा चीज़ होना चाहिए, तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, दूसरे त्रिभुज का भी तीनों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सर्वांग सम के 4 नियम है जो कि 8 क्लास से ही चलते आ रहा है। 8 में भी पढ़ेंगे, मतलब 7th से ही स्टार्ट हो जाता है अगर जनरली देखें तो 7th 8 9 10th ये सब में है। तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं सर्वांग सम क्या होते हैं। तो पहले जैसे कोई भी है तो पहले होता है भुजा और भुजा, इसको बोलते हैं जैसे एस एस एस, साइड साइड साइड। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या होता है, कोई भी जैसे दो त्रिभुज को अगर लिए यहाँ पे ए और ये बी और ये सी, दूसरा त्रिभुज यहाँ पे अगर बात करें एकदम सेम होना चाहिए, बना नहीं, क्योंकि हम तो इस तरह माप के बना नहीं रहे। तो सपोज कीजिएगा कि इसके एकदम सेम बराबर ये है कौन, ए डैश बी डैश सी डैश। इसमें क्या कहता है, पहला कहता है कि जो दोनों त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुज में ए बी बराबर होना चाहिए किसके, ए डैश और बी डैश के। ठीक है, और अगर बोले उसके बाद ए सी बराबर होना चाहिए ए डैश सी डैश,
अगर बी सी बराबर हो बी डैश सी डैश के, तो ये त्रिभुज जो होंगे दोनों क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। कहने का मतलब अगर इस तरह से फुलफिल करने के बाद ए बी बराबर ए डैश बी डैश है दोनों त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश हो जाएंगे। ये त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे, जब इसका दोनों त्रिभुज का ये जो देखेंगे संगत भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब आप संगत चीज तो समझ चुके होंगे कि ए बी के संगत क्या है, ए डैश बी डैश। तो वही संगत भुजा अगर तीनों संगत मतलब अगर देखा जाए संगत भुजा बराबर हो, तो वो त्रिभुज जो होंगे आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो पहला नियम क्या था आपका, भुजा भुजा भुजा, जिसको साइड 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 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे टाइप में। दूसरा टाइप क्या है, मतलब भुजा कौन भुजा, अगर बात करें फिर आ जाता है भुजा कौन भुजा, यानी क्या, साइड एंगल साइड, ये आ जाता है साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कौन भुजा। अगर इसमें अगर बात करें कि भुजा कौन भुजा क्या होता है, कोई भी त्रिभुज में अगर बात करें, कोई अगर मतलब त्रिभुज में उसमें जो होना चाहिए उसका जो दो भुजा होना चाहिए त्रिभुज का, संगत भुजा। जैसे मान के चलिए ये त्रिभुज का ये भुजा और ये भुजा त्रिभुज मान के चलिए कोई ये बनाने जा रहे हैं, तो जिसका नाम ए है, अभी इसका पता नहीं, ये भी कोई ए पॉइंट से बना रहे हैं, इसमें जो कहता है भुजा भुजा यानी दो भुजा ये भी बराबर होना चाहिए, ये और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों भुजा से जो बनता है संगत कोण, ये मान क्या होना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए। तो ये मान के चलिए 60 है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। अब जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज अगर इस तरह से है, दो किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में क्या हो, संगत भुजा बराबर हो, और उसके भुजाओं से जो मेल से जो कोण बन रहा है, अगर वो भी दोनों त्रिभुज में बराबर हो, तो वो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम। जैसे इसका नाम ए, इसका नाम क्या सी, और इसका भी वही ए डैश बी डैश, और वही सेम कीजिए सी डैश, इसका नाम रख लीजिए, ठीक है। तो अगर कोई कहता है भुजा कौन भुजा, यानी कि दो भुजा क्या होना चाहिए, संगत भुजा बराबर होना चाहिए, और वो दोनों संगत भुजाओं से जो कोण बनता है अगर वो भी बराबर है, तो वो जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, वो एक दूसरे का सर्वांग सम होंगे। जैसे क्या बात करें, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए डैश बी डैश और सी डैश। ये आपका बात कर लिए कि ये होता है। अब अगर बात करें तीसरे टाइप की, तीसरा टाइप क्या होता है, जैसे पहला था भुजा भुजा भुजा, तो ये समझ गए कि संगत भुजा, अगर कोई त्रिभुज का संगत भुजा सारा बराबर हो, तो वो जो त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे, वो सर्वांग सम होंगे। अब अगर बोल दें किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हो, किसी दो मतलब दोनों त्रिभुज का संगत भुजा बराबर हो, और एक कोण जो बना रहा है दोनों भुजा मिलके, अगर वो कोण बराबर है, तो वो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम यानी कि बिल्कुल बराबर होगा, हर अंग क्या होगा, बराबर होगा। अब जो होता है तीसरा टाइप, वो देखते हैं कि तीसरा क्या कहता है। ये दो नियम सीख लिए कि सर्वांग सम का 4 होता है, 2 सीखे, और अब देखते हैं तीसरे टाइप में क्या कहता है। तीसरा टाइप किस तरह से होता है, तीसरा टाइप जो आपका होगा, तीसरा में कहता है टाइप नहीं, तीसरा नियम क्या कहता है। उसके बाद क्या होता है कि कोई भी जैसे भुजा लिए, पहले कौन भुजा कौन क्या होता है यहाँ पे, एंगल साइड एंगल, इस तरह से ये क्या कहता है, कौन भुजा कौन। कोई भी जैसे त्रिभुज अगर बनाने का स्टार्ट किए, तो ये कहना क्या चाहता है, कोई एक भुजा लेते हैं, उस पर जो ये कौन है, ये वाला कौन, और मान के चलिए ये कौन, और किसी त्रिभुज का ये वाला कौन, सेम अगर इसी तरह करें कि एक भुजा ये मतलब इसके बराबर कोई भुजा है लिए, ठीक है, और यहाँ पर जो ये कौन है, ये कौन और ये कौन अगर बराबर है, तो ये जो त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश और सी डैश ये कोई है, तो कहता क्या है, कौन भुजा कौन, यानी कि एक भुजा ये वाला भुजा इस भुजा के क्या होना चाहिए, बराबर। अगर ये दोनों ये भुजा देख लिए बराबर है, और ये दोनों कौन, अगर ये संगत कौन अगर 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है आपका, ठीक है, 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, मान के चलिए ये भी 30 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। अगर देख लिए कि एक भुजा यानी आधार वाली या फिर कोई भी भुजा अगर करते बात, और उस पर जो दो कौन बना है, अगर वो दोनों कौन संगत कौन समान है, तो ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। क्या क्या देखे पहले इसमें, एक भुजा देखे कि हाँ ये भुजा इस भुजे के बराबर है, ठीक है, ये देख लिए। उसके बाद क्या कहता है, कौन कौन, फिर देखते हैं कि इसका संगत कौन 30 है, तो इसका भी संगत यानी ए बी वाला कौन 30 डिग्री है, बी डैश का भी 30 डिग्री है मापने के बाद, और ये सी है, सी 60, अगर ये सी 60 है, तो ऐसे अगर इतना चीज़ हम करके देख लिए, तो ये जो त्रिभुज होंगे आपस में क्या होंगे, वो सर्वांग सम होंगे। किस से होंगे, कौन भुजा कौन से, तो ये त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा सर्वांग सम त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश।
समझ गए होंगे कि ये हो गया। अब जो आता है चौथे टाइप राइट एंगल ट्रेंगल वाला होता है, से समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। तो वो भी देख लेते हैं क्या होता है। जैसे चौथा आपका अगर पढ़ें तो होता है क्या, समकोण कर्ण भुजा, इसको क्या बोल सकते हैं, आर हाइपोटेनियस कर्ण और उसको साइड, ठीक है। जैसे समकोण होता है तो इसको राइट, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग पढ़े होंगे, मतलब समकोण त्रिभुज, उसमें राइट देखिए ये हो गया कर्ण हाइपोटेनियस एच और भुजा को साइड बोलते हैं, ठीक। तो इस तरह से हो गया आर एच एस। तो आर एच एस क्या कहने का मतलब कोई भी ट्रायंगल आपका होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से कोई त्रिभुज हम बनाए, ठीक। अगर ये बात करें फिर दूसरा कोई समकोण ही त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, मतलब बना हुआ मिले या फिर बना हुआ अगर रहे, इस तरह से है, ठीक है। इसमें आपको क्या देखना, ये तो आपका मान के लिए 90 डिग्री होना ही है, क्योंकि आपको राइट एंगल ट्रायंगल में ही देखना है। तो जब भी ये आरएचएस वाला काम करेगा तो कैसा ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज में, तो उसमें देखना है। तो इसके सामने वाले जो होते हैं ये किसको बोलते हैं, कर्ण। 90 डिग्री के सामने जो होते हैं ना उसको बोलते हैं क्या, कर्ण। इसमें भी ये जो हो जाएंगे इसको क्या बोलेंगे हम, कर्ण ही बोलेंगे, ठीक। इसको हम बोल देते हैं आधार, इसको यानी बेस, और इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। तो सेम उसी तरह कर्ण यानी 90 एंगल जहाँ पे होगा उसके सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो सबसे बड़ी भुजा कब होगा, 90 वाले के सामने वाले। तो इसमें आपको क्या देखना है, कोई एक भुजा, अगर ये भुजा यहाँ पे देखें, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, क्या है, अगर एक भुजा बराबर है और दोनों का कर्ण भी क्या है आपस में, ये कर्ण इसके बराबर है, ठीक है। और समकोण तो दोनों है ही, समकोण है। देखें क्या, कर्ण देखें और एक क्या देखें, एक साइड देखें, कोई भी देख सकते हैं, ये साइड भी देखते हैं, अगर ये साइड फिलहाल यही देखते हैं, कोई भी एक साइड, ये बराबर था इसके दोनों त्रिभुज में, जिसका नाम रख देते हैं ए बी और सी, समझने में अच्छा होगा, ए डैश बी डैश और ये सी डैश। इसमें देखें क्या क्या, पहले देखें कोई एक भुजा, उसके बाद देखें ये भुजा इस भुजा के बराबर था, कर्ण और इस कर्ण के बराबर था, ठीक है। और 90 तो ट्रायंगल में देखना ही है। तो जब देख लिए कि कोई त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा के बराबर है, संगत भुजा, इसमें ये बात हमेशा याद रखिएगा, संगत चीजें। आप समरूप और सर्वांगसम में भी अगर बात करें हमेशा संगत पे ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि बोलेंगे कोई भुजा ऐसे, क्योंकि आधार के बराबर तो लंब हम नहीं बोल रहे हैं, संगत भुजा, इसका जो आधार है इसके आधार के बराबर है और इसका जो कर्ण है इसके कर्ण के बराबर है, तो जो होगा ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम, यानी सारा अंग क्या होंगे, समान होंगे। ये त्रिभुज को अगर इस पे उठा के रख दीजिएगा तो ये पीछे वाले त्रिभुज को पूरी तरह क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, आपको वो दिखने नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऐसे कंडीशन में अगर होता है तो त्रिभुज जैसे बात करें ए बी सी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी डैश के, ठीक है। इस तरह से आपका ये चार सर्वांगसम और ये समरूप और सर्वांगसम समझ गए होंगे, ठीक है। ये कर्ण पे ये समकोण, इसमें जो है ना इस पे पाइथागोरस थ्योरी भी दिया गया है, जो कि आगे प्रूव करेंगे, इसी यूनिट में है सारा थ्योरी है। तो अभी फिलहाल जो इस पे मेन रूप से है थेल्स और थेल्स का विलोम, ये सब देखेंगे इसमें, उस पर न्यूमेरिकल फिर देखेंगे, फिर उस पर आएंगे इस पे पाइथागोरस पे। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि चार टाइप क्या होता है आपका, समरूप और सर्वांगसम। फिर एक बार मतलब अपने भाषा में देख लेते हैं कि समरूप और सर्वांगसम क्या कहते हैं। समझने के बाद समरूप क्या हुआ कि कोई भी जब त्रिभुज हम देखें तो त्रिभुज का आकार सेम दिखना चाहिए, मतलब दिखने में एक तरीका का है, लेकिन वो बराबर नहीं है, उसका सारा भुजा बराबर नहीं है, बस उसका समान जो उसका है, क्या बोलते हैं, उसका संगत भुजा का अनुपात जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और उसका जो संगत कोण हो वो बराबर हो। तो कोई भी त्रिभुज को अगर मान के लिए त्रिभुज है, इसको अगर जूम मतलब अगर छोटा करके देखें तो कोण तो समान ही रह जाएगा ना, लेकिन आकृति क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं कि जो ये समरूप है, समरूप देखने में एक तरह का होता है लेकिन सारा चीज उसका बराबर नहीं होता है। लेकिन सर्वांगसम जो होता है सारा अंग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब बोलेंगे अगर सारा अंग एक दूसरे के समान है तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे हम, क्या सर्वांगसम। अगर वो देखने में एक तरीके का लग रहा है कि वो छोटा बड़ा है, तो ऐसे आकृति अगर कोई छोटा आकृति है लेकिन अगर कोई बड़ा आकृति है देखने में एक तरह का लगता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, समरूप। यानी कि अगर बात करें आम के पौधे में जितना भी आम है वो सारे क्या है, समरूप है, लेकिन सर्वांगसम नहीं है। अगर बात और करें अगले शब्दों में, सारे सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारे समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी पेड़ में सारा आम है वो तो समरूप है, लेकिन क्या वो सर्वांगसम हो सकते हैं, क्या नहीं। लेकिन अगर बात करें किसी गाछ में सारा आम बराबर ही है, सर्वांगसम है, सारा अंग सम है, तो वो समरूप हो सकते हैं,
कहने का मतलब वही हो गया कि सारे सर्वांग सम समरूप हो सकते हैं, लेकिन सारे समरूप सर्वांग सम नहीं हो सकते। यही सारा दोनों में थोड़ा सा अंतर था और दोनों चीज़ों को समझना था, ठीक है। और सर्वांग सम है अगर त्रिभुज तो कैसे है, तो वो चीज़ भी याद रखिएगा। पहला क्या था, एस एस एस, उसके बाद यानी कि साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा, उसके बाद था भुजा कौन भुजा यानी एस ए एस, ठीक है। उसके बाद आता है कौन भुजा कौन यानी ए एस ए, ठीक है। उसके बाद क्या, समकोण कर्ण भुजा आर एच एस। इस तरह से 4 आपका होता है और आप चारों समझ गए होंगे किस तरह समरूप और सर्वांग सम होते हैं। और फिर अगर बात करें कोई भी अगर जो त्रिभुज दिया होगा कि ये त्रिभुज जो है नाम अगर ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश, तो समरूप को ऐसे डिनोट करते हैं, इस तरह से समरूप को डिनोट करते हैं, ठीक है। और सर्वांग सम का चिन्ह अगर बात करें तो सर्वांग सम का इक्वल दे के ऊपर ऐसे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, सर्वांग सम। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक। बस और बाकी कुछ इसमें था नहीं। अब जो है बेसिक थ्योरी जैसे इस पे थेल्स है और थेल्स का विलंब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे और अच्छे तरह से समझने का कोशिश करेंगे।